नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 19 अक्टूबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले जो आज के क्लास में हम लोग यहाँ पे न्यूज डिस्कस करने वाले हैं असम ट्रिब्यून के एडिटोरियल सेक्शन का ये आर्टिकल है जहाँ पे इनलैंड वाटरवेज के बारे में डिस्कस किया गया है, बतलाया गया, रिलेट किया गया है दैट इनलैंड वाटरवेज का जो डेवलपमेंट है ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट एंड आसाम में बहुत ज़्यादा कम है और इसको हमें बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसको हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोमोट करेंगे कहीं ना कहीं लोकल इंटरप्रेन्योरशिप को भी हम लोग आराम से प्रोमोट कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस आर्टिकल का मेन जो कंटेक्स्ट है वो यही है, इनलैंड वाटरवेज का पोटेंशियल तो है दैट इनलैंड वाटरवेज का अगर इस रीजन में डेवलपमेंट हो सके तो वो आराम से सप्लीमेंट कर सकता है ओवरबर्डन रेलवेज एंड कंजस्टेड रोडवेज। क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है, पैसेंजर्स या फिर फ्रीट का मूवमेंट या तो रेलवे से हो रहा है या फिर रोड के रूट से हो रहा है, जो क्या काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं, राइट। अब उसको मद्देनजर देखते हुए अगर हम लोग उसका कंजेशन को डीलोड करके अगर हम लोग इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ये पैसेंजर्स या फिर फ्रीट का मूवमेंट करवाए तो कहीं ना कहीं दैट वहां से डीकंजेशन हम लोग इंश्योर कर सकते हैं। तो वही बोला जा रहा है दैट इससे क्या होगा, इट विल एक्ट एज एन इकोनॉमिक लाइफलाइन फॉर द होल नॉर्थ ईस्ट एज अ रीजन। इनफैक्ट कहा गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन सा वाटरवे एग्जिस्ट करता है भाई, नेशनल वाटरवे 2। जी हाँ, नेशनल वाटरवे 2 जो कि अराउंड 891 किलोमीटर का स्ट्रेच है एंड ये रिवर ब्रह्मपुत्र में लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स, जो क्या सादिया को धुबरी से या फिर धुबरी को सादिया से कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप यहां पर देख भी रहे हैं, राइट ना। हिस्टोरिकली अगर देख लीजिएगा ये नेविगेशन वे को बहुत ज्यादा यूज किया जाता था बाय इनलैंड वाटरवेज और इसके कारण कहीं ना कहीं अगर आप लोग देख लीजिएगा इस रीजन में ट्रेड ले लो, कॉमर्स ले लो, बहुत ज्यादा डोमिनेट थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वाटरवे रूट। बट इस वाटरवे अगर अभी के समय में देख लीजिएगा, पास्ट में तो ऐसा होता था दैट यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स कैरी फॉरवर्ड होती थी, बट अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्या कुछ कमियां हैं, रह गई है, या फिर इससे बेटर ऑल्टरनेटिव आ चुका है? जी हाँ, अगर इसमें भी देखिएगा थोड़ा कुछ पॉइंट्स है जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए। जैसे सबसे पहला वाला जो पॉइंट था वो था लिटिल हैज बीन डन टू टैप द इमेंस वाटरवे पोटेंशियल ऑफ दिस रिवर। इस रिवर का एज अ होल अगर वाटरवे, नेशनल वाटरवे 2 देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है जिसको अभी भी अनटैप करना है। दैट इज मूवमेंट। अगर आप सोचो ना, आपको अगर डिब्रूगढ़ से फॉर एग्जांपल बिहार या फिर दिल्ली जाना है, राइट, ट्रेन के थ्रू, आप तो ट्रेन के थ्रू ही जाओगे ना। आपको अगर डिब्रूगढ़ से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल ही जाना है ना, सिक्किम जाना है, राइट, तो आप रोड के थ्रू या फिर रेलवेज के थ्रू एनजेपी तक जाओगे, उसके बाद जाओगे, समझ लो बात। बट क्या कोई ऐसा आपको मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आता है जो कि आपको दिमाग में हिट करा, अरे चल भाई वाटरवे के थ्रू, क्योंकि वाटरवे बहुत स्लो जाएगा, पहली बात तो ज्यादा टाइम लगाएगा, राइट। इन सब के कारण वाटरवेज को अवॉइड किया जाता है। तो वही बोला जा रहा है पोटेंशियल तो है और उस पोटेंशियल को हमें यूटिलाइज भी करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, चैलेंजेस दिए गए थे, जैसे एक बोला गया कोई ड्राई डॉकिंग फैसिलिटीज यहां पे सच नहीं है। ड्राई डॉकिंग फैसिलिटीज मतलब डॉक क्या होता है, शिप्स कहां पे डॉक करती है, सी के ऊपर या फिर ओशन के ऊपर या फिर रिवर के ऊपर ही डॉक करेगी ना। बट ड्राई डॉकिंग मतलब क्या होता है ना, देखो ये वाला रिवर है, इधर से शिप को इधर ले जाया जाए ड्राई एरिया में, उसको क्या ड्राई। अब यहाँ पे लाके क्या किया जाता है, ऑफ कोर्स इसको रिपेयर या फिर मेंटेनेंस किया जाता है। तो इस टाइप की फैसिलिटीज तो असम में है ही नहीं भाई। इनफैक्ट अगर कोई शिप्स खराब भी हो जाती है ना, पता है उसको कहां पे लिया जाता है, उनको ले जाया जाता है वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, वहां पे जाके इसको ठीक करवाया जाता है। सिर्फ कुछ ही ओनली माइनर मेंटेनेंस ऑफ वेसल्स ही यहां पर किया जाता है। तो सवाल हो जाता है, व्हाट इज द नीड? The need is to encourage the local entrepreneurship in the waterways and shipping sector. जी हाँ, local entrepreneurship को waterways और shipping sector में हमको बहुत ज्यादा promote करने की जरूरत है कि awareness needs to be created for the development of local entrepreneurship. जी हाँ, local entrepreneurship के लिए awareness create करना। आप देखो, आप खुद सोचो ना, अगर हमें इंकरेज करना है लोकल एंटरप्रेन्योरशिप इस सेक्टर में, जिससे लोकल लोग भी थोड़े छोटे मोटे शिप्स बनाया जाए, धीरे धीरे वो बड़ा हो सके या फिर शिप्स के एडजॉइनिंग पार्ट्स बना सके, तभी ना ये चीजें हमारे असम में भी रिपेयर हो पाएगी। इसीलिए तो हम लोग कलकत्ता भेज से उसको रिपेयर के लेंगे, समझ लो बात। तो इसीलिए बोला, अब इसको अगर एंटरप्रेन्योरशिप इसमें अगर जनरेट करना भी है तो पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करवाना है। लोगों को तो पता ही नहीं, सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट का हेल्प भी अगर हो जाए तब तो फिर बल्ले बल्ले। क्योंकि अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं,
जो कि अपना बिजनेस, अपना एक वो इंटरप्राइज क्रिएट करता है, उनको कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। बट अगर आपको पता है दैट सरकार उसमें अगर थोड़ा अगर हेल्प भी कर दे तब तो और भी ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में मजा है, राइट। तो वही चीज यहाँ पर भी फोकस करते हुए यहाँ पे बोला गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बिजनेस लाइन का, ये न्यूज है, यहाँ पे हम लोग ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों न्यूज में था? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है इंडिया में, वो ऑफर कर रही है 8 ब्लॉक्स, 8 एट लोकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशंस को डाला गया है, जो क्या ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू वो लोग ला रहे हैं ना। ये ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है इसको लॉन्च किया गया था सन 2017 में, और इसका एम क्या था? इसका एम था टू एक्सेलरेट द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन इंडिया। मतलब एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज इंडिया में इसको प्रमोट करना है, इसीलिए ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP लाया गया, जो क्या अल्टीमेटली कंपनीज को अलाउ करता है टू सेलेक्ट द एक्सप्लोरेशन ब्लॉक। कंपनीज जो है ना अपने मन से सेलेक्ट करती है वेरियस अलग अलग रीजन में एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स अपने से, या फिर विदाउट वेटिंग फॉर द फॉर्मल बिड। बहुत समय जो है गवर्नमेंट का बिड के लिए वेट भी नहीं करना पड़ता है उनको, है ना। दे सिंपली कैरी फॉरवर्ड दिस थिंग एंड यस, मतलब पहले क्या होता था ना दैट कोई भी अगर आपको ब्लॉक अगर सरकार से लेना है तो ऑफ कोर्स उसके लिए बिडिंग के लिए वेट करना पड़ता था, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंजम्पशन प्रोसेस था ना वो। अभी क्या है दैट आप इस पॉलिसी के तहत जो है बिना बिडिंग करके भी सरकार से कुछ, अब देखो इतना भीतर में हम लोग प्रोसेस नहीं डिस्कस करने वाला है दैट क्या क्या प्रोसेस रहता है बिना बिडिंग के, बट यस दिस इज समथिंग दैट द थिंग्स दैट हैपेंस, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH उन्होंने अप्रूव किया इंडिया का सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम हाईली पैथोलॉजिक एवियन इन्फ्लुएंजा, क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा अगर बात करें तो वो पोल्ट्री सेक्टर को इंपैक्ट करता है, ये तो हम लोगों को पता है। अब इंडिया ने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया दैट यस वी आर फ्री फ्रॉम दिस हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, जो क्या वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने एक्सेप्ट किया। सो बेसिकली ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसीलिए बोला जा रहा है ये न्यूज को, क्योंकि इससे इंडिया की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है ना वो काफी ज्यादा बूम अप करेगी। क्योंकि देखो अभी तक क्या होता था, अभी तक जो था पोल्ट्रीज या फिर पोल्ट्री के प्रोडक्ट मीट्स का जो एक्सपोर्ट में बहुत सारे कंट्री बोलते थे नहीं नहीं इंडिया से हम लोग अंडा या फिर पोल्ट्री मीट्स ये सब इंपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में यही प्रॉब्लम्स है, कभी कभी एवियन इन्फ्लुएंजा का, कभी कभी मैंने वेरियस इन जनरल अगर बात करूं वेरियस सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स का हवाला देकर वो लोग बोलते थे दैट नहीं हम लोग ये प्रोडक्ट को अपने देश में इंपोर्ट नहीं करेंगे। बट अगर इंडिया ने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया दैट वी आर फ्री फ्रॉम दिस इन्फ्लुएंजा, राइट, मतलब दिस पोल्ट्री इन्फ्लुएंजा एक्टिविटी, सो इससे क्या होगा दैट वैसे देश जो कि इंडिया से परहेज कर रहे थे दैट अरे भाई इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे, वो लोग तो इंपोर्ट करेंगे ना, समझ लो बात। तो वही चीज बोला गया दैट यस ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे जो देश का कमिटमेंट भी झलक रहा है। हमारा कमिटमेंट क्या था दैट हम लोग एनिमल हेल्थ और बायोसिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करेंगे, और वही चीज किया। वही चीज करके हम लोगों ने मेक श्योर किया दैट ये जो इन्फ्लुएंजा है ये खत्म हो जाए हमारे देश में। तब तो सवाल होता है इसके लिए हम लोगों ने क्या ऐसा टेक्निक यूज किया? जी हाँ, उस टेक्निक का नाम है पोल्ट्री कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसके तहत क्या किया जाता है, ये एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिसके तहत ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जैसे ये पोल्ट्री है, पोल्ट्री आर द ग्रुप ऑफ, राइट, इन ग्रुप ऑफ एनिमल्स को स्पेसिफिक हेल्थ स्टेटस जिनका हो, जैसे है फॉर एग्जांपल अगर उन पे एवियन इन्फ्लुएंजा अटैक करता हो तो उनको एक अलग सा जोन में रखा जाता है और उसके बेसिस पे उनके ट्रीटमेंट्स चलती है, राइट। तो इससे क्या होगा दैट ये जो है अलग पोल्ट्री ब्रीड से मिक्सअप नहीं किया ना हम लोगों ने, तो इससे क्या हुआ दैट इनको कंपार्टमेंटलाइजेशन, तो यही इस कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ही हम लोगों ने इस फीट को अचीव किया। और कहा जा रहा है दैट इस फीट से फायदा ये होगा दैट आने वाले समय में यस इंडिया से जो है डिमांड जो है पोल्ट्री या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला। तो इसीलिए यहां पे बोला गया अगर स्टैटिस्टिक्स में जाए तो यस इंडिया इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ एग एंड पोल्ट्री मीट ग्लोबली। और अगर ऐसा हो गया दैट हम लोगों ने सेल्फ जो डिक्लेयर कर दिया दैट वी आर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, तो इससे क्या होता है इट इज ओपनिंग अप द अपॉर्चुनिटीज फॉर अस इन द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, इंडिया में अगर पोल्ट्री एग्स का प्रोडक्शन के बारे में बात करें
तो अभी तक का प्रोडक्शन देखो, पहले क्या था अभी क्या था, इसका देख लो ग्राफ एकदम एक्सपोनेंशियल फेज में बढ़ रहा है क्या नहीं। मतलब ऑफ कोर्स दुनिया में डिमांड आ रही है, हमारे लोकल ही इतना डिमांड है दैट हम लोग प्रोडक्शन इतना कर रहे हैं। तो ये तो खैर एग के बारे में हुआ, बट वहीं पर अगर मीट के बारे में भी देखो तो भी प्रोडक्शन, अगर वॉल्यूम ऑफ पोल्ट्री मीट देख लोगे वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते ही जा रहा है, समय के साथ साथ बढ़ रहा है क्या नहीं। सो दीज आर क्वाइट द इंडिकेशंस दैट यस इंडिया में इन चीजों का डिमांड ओवरऑल इंडिया से बढ़ रहा है, विद इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। एंड ऑफ कोर्स इसको अगर अच्छे से आपको एनालाइज करना है तो यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ एज वेल, वी विल मेक श्योर टू पुट द लिंक ऑफ द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है। बट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक आर्टिकल का जो क्या डील करता है विद, एक्सक्यूज मी, हाँ, इंडिया एआई रिपोर्ट है ना। इंडिया एआई रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ वर्किंग ग्रुप्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सबमिट किया पहला एडिशन ऑफ इंडिया एआई रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का काम क्या है, क्या ये मेन फोकस चीज क्या करती है, देखो ये आउटलाइन करती है इंडिया का स्ट्रैटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। इंडिया का क्या स्ट्रैटेजी होगा जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को इंडिया में डेवलप किया जाए, दैट इज व्हाट बीइंग डिस्कस्ड इन दिस इंडिया एआई रिपोर्ट। ये जो है इंडिया एआई प्रोग्राम ये अलाइन कर रहा है विद प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ इंडिया फॉर एआई एंड एआई फॉर इंडिया। क्योंकि देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसको दुनिया भर में काफी ज्यादा तवज्जो मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप एनालाइज करें तो आप देखो ना, पहले क्या होता था ना, पहले ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया जाता था कोई भी चीज को पिक्चर बनाने, बट अभी क्या है इंटरनेट पे फ्रीली आप कर सकते हो। ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है ये। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है आने वाले समय में बहुत भयानक हो सकता है। तो यस, इसीलिए यहाँ पे बोला गया दैट ये इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया में प्रमोट करने की बात इसलिए की जा रहा है क्योंकि ये कैटलाइज कर सकता है इंडिया में डेवलपमेंट को, और इस सेक्टर को, डिजिटल इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा सकता है, इतना बड़ा इकोनॉमी। सो यस, कहा जा रहा है दैट ये जो इंडिया रिपोर्ट है ये इंक्लूड करता है बहुत सारे रिकमेंडेशंस ऑन लेवरेजिंग द इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे लेवरेज किया जा सके उसके बारे में तो दिया ही हुआ है, बट साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में स्किल्स को कैसे इनहांस किया जा सके, इन रिपोर्ट्स में सब कुछ A to Z चीजें लिखी हुई है। इससे फायदा क्या होगा, देखो दैट एक तो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैसे फायदा, किस सेक्टर में, ऑफ कोर्स इस डेमोग्राफी को हमको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, किस सेक्टर में ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्स देकर, जिससे हम लोग अपने देश में एग्रीकल्चर इकोनॉमी से डाइवर्ट हो सके इनटू सेमी स्किल्ड या फिर स्किल्ड इकोनॉमी के तहत, राइट। एंड दैट इज व्हाट, अगर आप दुनिया का पैरामीटर्स देख लीजिएगा, मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना वहां पे देख लीजिएगा स्किल्ड मैन फोर्स ज्यादा है, राइट। तो ये चीजें अगर करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारी डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, हमारी जो डेमोग्राफी है ना वो डिविडेंड देगी हमें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज वी आर डिस्कसिंग हियर, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, जो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपहेल्ड किया राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, मतलब अनबॉर्न जो बच्चा जन्म नहीं लिया उसका भी कुछ राइट है। क्यों, क्योंकि केस आया था, और केस आया था टू टर्मिनेट द 27 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी केस। अब देखो प्रेगनेंसी केसेस के रिलेटेड भी अगर आर्टिकल्स हमारे देश में देखोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है 20, हम जो है मैक्सिमम 24 वीक तक का प्रेगनेंसी को हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं, बट उसमें भी क्राइटेरिया, अगर 20 वीक तक का प्रेगनेंसी हो ना तो उसमें तो टर्मिनेशन एक डॉक्टर के एडवाइस में भी हो जाएगा। 20 से 24 वीक वाला जो हुआ वो उस टर्मिनेशन स्टेज में 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जरूरत पड़ेगा, और वो भी स्पेसिफिक केसेस में ही, जैसे रेप, सेक्सुअल असॉल्ट या फिर वुमेन विद डिसेबिलिटीज या फिर चेंजिंग मैरिटल स्टेटस अगर हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस टाइप के केसेस में ये लोग वर्डिक्ट दे सकते हैं। बट आफ्टर 24 वीक्स वाला जो है वो जो है मेडिकल बोर्ड उसमें बैठेगा, है ना, और वो जो है अप्रूव फैसिलिटीज, मेडिकल बोर्ड इन द अप्रूव फैसिलिटीज जो कि अप्रूव किया जाएगा इस डिसीजन के लिए, उनको सेटअप किया जाएगा, और दे कैन ईदर अलाउ और डिनाई द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ओनली इफ देयर इज सब्सटेंशियल abnormality in the fetus, right? बट यहां पे जहां तक बात करें अभी के केस में 27 वीक वाला जो प्रेगनेंसी है, इसमें जो है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है राइट ऑफ दैट अनबॉर्न चाइल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया है दैट ये जो है अगर हम लोग अलाउ कर देते तो दिस वुड बी द वायलेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। और अभी जो मैंने ये दिखाया ना, ये भी प्रोविजंस किसमें दिया हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर ही दिया हुआ है। तो हाउएवर कोर्ट ने ये जरूर अलाउ किया है द पेरेंट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू गिव अप द बेबी फॉर एडॉप्शन एंड
और नॉट, मतलब अगर वो लोग चाहे तो बेबी को आप एडॉप्शन में दे सकते हो। एंड यस, स्टेट को बोला है दैट आपको बियर करना पड़ेगा ऑल द मेडिकल कॉस्ट ऑफ इट, राइट। सो या दिस इज बिगिंग। नेक्स्ट इज मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। ये काफी ज्यादा एक इनोवेटिव नया कॉन्सेप्ट है इन द सेक्टर ऑफ ज्योग्राफी, आई वुड से, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ऐसा हम लोगों ने क्लाउड सीडिंग के बारे में भी पढ़ा होगा। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, क्लाउड्स में आर्टिफिशियल रेन करवाया जाता है। यहाँ पे हम लोग मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया रिसर्चर्स जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के जो आजू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ग्रीनलैंड प्रोविंस के नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आप देख लोगे, उस रीजन में लाई करता है दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ, जिसको हम लोग कहते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ। उस ग्रेट बैरियर रीफ को जो 2016 में जो ब्लीचिंग इवेंट हुआ था ना, उसी को देखते हुए वहां के जोग्राफर्स के बीच में या फिर साइंटिस्ट के बीच में एक नया कॉन्सेप्ट मंडराने लगा, जिसको कहते हैं मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। ये एक ऐसा अप्रोच है जिसमें वाटर कैनल्स के थ्रू क्या किया जाता है, ये ओशन का वाटर लेके छीट दिया जाता है हवा में, और वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जो एटमॉस्फेयर में रहती है और सन का रेज जो है उससे रिफ्लेक्ट बैक करके चला जाता है, मतलब जिससे ओशंस से कम गर्म हो सके। तो इसीलिए बोला जाता है दैट इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइटर व्हाइटर क्लाउड्स। अब एग्जैक्टली क्लाउड्स तो नहीं होते, बट या मोर और लेस, राइट। जिससे क्या होता है दैट, और ये लोअर लेवल में ये क्लाउड्स काइंड ऑफ एक्टिविटीज हमको दिखती है जो कि रिफ्लेक्ट कर देती है सनलाइट अवे फ्रॉम द ओशन सरफेस। इससे क्या हुआ, ओशन का कम सरफेस गर्म तो कम हो रहा है ना। अब ब्लीचिंग क्यों हुआ था पता है 2016 में, क्योंकि बहुत ज्यादा ओशनिक वाटर जो है गर्म हो रहा था, इसीलिए, राइट। सो इसीलिए बोला जा रहा है दैट इससे क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा मरीन लाइफ बीनीथ द ओवरऑल कोरल वाला रीजन, राइट। और ये देखो इस टाइप पे कैनन से बेसिकली छीट दिया जाता है। देख लो ये जब छीटा जा रहा है ना, ये बादल टाइप का आपको दिख रहा है, भले ही लो हाइट में हो बट हो तो रहा है ना। तो वही बोला गया दैट ये जो मेथड है ना, ये कोरल ब्लीचिंग को डिले कर देता है ड्यूरिंग द मरीन हीट वेव्स, जिसके कारण कोरल रीफ की रिकवरी भी जल्दी से जल्दी होती है, राइट। और यस, वही बोला गया, रिसर्चर्स जो स्प्रे माइक्रोस्कोपिक सी वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू द एयर, वही चीज देखो है ना। और ये किसको मिमिक कर रहा है, कहीं ना कहीं ये एटमॉस्फेयर में जो एरोसॉल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, राइट, उसको ही मिमिक करता हुआ हमको दिखता है, राइट। सो ये बहुत अच्छा टेक्निक है। आशा करता हूं दैट ये चीज जरूर से याद रखना, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग ये किसके लिए किया जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन सीधा आ सकता है दैट मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग वाज अ न्यूज, आपको बताओ दैट ये चीज किस लिए किया जा रहा है, राइट। सो यस, द आंसर वुड बी कोरल, जिससे कोरल्स के डेथ को डिले किया जा सके, राइट। कोरल ब्लीचिंग इवेंट को डिले किया जा सके, इसीलिए, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी के साथ आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।